Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में PT7 इस पेपर का डिस्कशन हमें करना है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन पेपर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। केवल एक ही शर्त है कि इस पेपर का जितना भी सिलेबस है ये आपने एक बार अच्छे से पढ़ा हो। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ इज H2S गैस इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है, किप्स apparatus में H2S गैस को प्रिपेयर किया जाता है। अगर मान लो कि आपको नहीं भी पता है तो भी चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और इन चार ऑप्शंस में से सबसे सूटेबल ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं और वो अपने आप ही करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शंस अपने पास क्या है। क्वेश्चन है कि H2S गैस का जो प्रिपरेशन है ये लैब में कैसे किया जाता है। तो वैसे तो आंसर पता है कि किप्स एपरेटस में किया जाता है, केमिकल रिएक्शन भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे सूटेबल होगा और वही बेसिकली करेक्ट आंसर है। पहला क्या है कि FeSO4 प्लस H2SO4। इससे क्या H2S बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। H2S बनाने के लिए सल्फर का जो +6 ऑक्सीडेशन है स्टेट है इसको रिड्यूस करके -2 में ले जाना पड़ेगा और H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां से तो नहीं होगा। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। अगला क्या हो गया, FeS प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 है, सल्फर किसमें प्रेजेंट है 2- में, तो यहां से केवल H+ अटैच होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, H2S गैस यहां से रिलीज होगा और यही केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से किप्स एपरेटस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 देख लो, FeS प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो बेसिकली यहां पे इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो होगा और सल्फर जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा +6 तक। तो यहां से H2S तो नहीं बनेगा, FeSO4 बन जाएगा। और लास्ट वाला क्या है, एलिमेंट्री हाइड्रोजन गैस प्लस एलिमेंट्री सल्फर। तो एलिमेंट्री हाइड्रोजन गैस तो आप लेबोरेटरी में कहां से लाओगे, और ले भी आए तो हाइड्रोजन गैस बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर का है और इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा के H2S गैस लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जाता। तो आंसर अपने पास कौन सा हो गया, सेकंड। किप्स एपरेटस में जो फेरस सल्फाइड होता है, फेरस सल्फाइड का डाइल्यूट H2SO4 से या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। डाइल्यूट एसिड से आपको क्या मिलेगा, H+ और फेरस सल्फेट में क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। तो S2- आयन H+ को कंज्यूम करने के बाद क्या बना लेता है, H2S गैस, और इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैलकुलेट PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो pH होता है ऑफ ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। तो ग्लूटामिक एसिड अपने पास क्या हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड है ये, और एसिडिक अमीनो एसिड का जो 2 CH2 है, फिर एक और CH है, NH3+ और यहां पे COOH है। तो एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। जो ग्लूटामिक एसिड है ये अपने पास एसिडिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, और हर किसी ग्रुप का यहाँ पे pK आपको दे रखा है। एसिडिक अमीनो एसिड के केस में जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH होता है दैट इज व्हाट, pKa प्लस pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास pH होता है एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोलते हैं, जहां पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमेना नहीं होता। इसका मतलब ये जो अपने पास अमीनो एसिड है ना तो ये क्वेटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता, ना ही एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, केवल न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और जो भी अपने पास न्यूट्रल फॉर्म होगा या कैथोड या एनोड की तरफ माइग्रेट नहीं हो सकता। एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं, और दूसरा कैसे बोल सकते हैं कि कैटायन और एनायन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन हो ये बेसिकली इक्वल हो। तो यहां से जब आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH निकालते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2, और हर किसी ग्रुप का आपको pK दे रखा है। ये 4.25 है, सिमिलरली ये 2.19 है, और लास्ट में जो NH3+ है इसका pK कितना दे रखा है, 9.67। अब आप सोचोगे कि सर pK1 कौन सा होगा, pK2 कौन सा होगा, pK3 कौन सा होगा। तो वैसे ही देख लो कि pK A का वैल्यू जितना कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है।
तो सबसे पहली बार जब यहां से H+ लूज होगा तो कहां से हो सकता है, COOH से। तो ये अपने पास क्या हो सकता है, pKa1। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में जो pKa का वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड pKa1। यहां से सेकंड डिसोसिएशन हो सकता है, ये सेकंड हाईएस्ट एसिडिक है यहाँ पे और ये थर्ड हाईएस्ट एसिडिक है। तो pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज आप निकाल लो, दैट विल बी pH एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो pH है वो आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। एसिडिक अमीनो एसिड का जो केस है याद रखना, pKa1 प्लस pKa2 का जो एवरेज होता है यहीं पे अपने पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, यहीं पे कैटाइन और एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। और जो अमीनो एसिड है मोस्टली न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और न्यूट्रल फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमेना यहाँ पे नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड आर फॉर्म्ड व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ HiO4। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो इसकी रिएक्शन HiO4 पर आयोडिक एसिड के करने के बाद प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, बहुत इजीली आप गैस कर सकते हो। HiO4 का ऑक्सीडेशन आपने कहां पढ़ा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चैप्टर था उसी में। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH OH OH H, और सेकंड कार्बन पर C डबल बॉन्ड O होता है, यहां पे क्या आ जाता है CH2OH। HiO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो HiO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का क्या ट्रिक मैंने आपको बता रखा है कि एडजेसेंट कार्बन पे इस तरीके से OH डबल बॉन्ड हो या NH2 ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए और सिन साइड प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, या तो OH प्रेजेंट है या C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, मतलब कि कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। प्रोडक्ट हम किस तरीके से बनाते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करके और OH ग्रुप आप अटैच कर दो। तो जब यहां से ब्रेक करोगे तो एक OH ग्रुप इधर आ गया, एक OH ग्रुप इधर आ गया, ये अपने पास क्या बन जाएगा, वाटर लूज करने से ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। आपको क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नहीं मिला, यहां से ब्रेक करेंगे तो एक OH इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा, ये क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड में से वाटर अगर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस। अब आप यहां पे आ जाओ, एक OH आपने अटैच कर दिया, एक OH ऑलरेडी है, H OH और CH2OH। जब आप यहां से ब्रेक करोगे तो इधर वापस से क्या आएगा, OH, इधर क्या आएगा, OH। एक ही कार्बन पे 3 OH है, तो 2 OH से तो क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन। एक OH यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड। तो एक फॉर्मिक एसिड यहां से मिल जाएगा। सिमिलरली यहां से भी जब दोनों साइड से ब्रेक करेंगे तो एक ही कार्बन आइटम पे 3 OH होंगे, तो सेकंड फॉर्मिक एसिड यहां से आएगा, थर्ड फॉर्मिक एसिड यहां से आएगा, और यहां से फॉर्मिक एसिड नहीं आएगा, फॉर्मेल्डिहाइड आएगा। तो टोटल 3 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने पे आपको मिल सकता है। 3 तो फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल आपको मिले। फर्स्ट कार्बन आइटम और लास्ट कार्बन आइटम किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड में, और ये सेकंड कार्बन आइटम किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो सारे कार्बन आइटम ऑक्सीडाइज होके कहां तक कन्वर्ट हुए ये आपको दिख गया है। केवल 3 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल यहां पे मिल सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर हाउ मेनी आर एडिशन पॉलीमर एज वेल एज होमोपॉलीमर। मतलब को पॉलीमर नहीं होना चाहिए, जो पॉलीमर आप बना रहे हो इसकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में केवल एक ही मोनोमर होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर मोनोमर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, को पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर भी आपको देखना है और होमोपॉलीमर भी होना चाहिए, कंडेंसेशन पॉलीमर यहां पे नहीं होना चाहिए। तो नाइलॉन 6 की बात है बेटा, नाइलॉन 6 कैसे बनता है, एक अपने पास एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है और एक हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन होता है। जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो कंडेंसेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है। एडिपिक एसिड हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन के साथ कनेक्ट होता है। अब हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन एडिपिक एसिड के साथ कनेक्ट होता है, इस तरीके से ये कनेक्ट होते हुए चले जाते हैं, तो पॉलीमर का फॉर्मेशन है। लेकिन कौन सा पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर। हटा दो, हमें एडिशन पॉलीमर की ही जरूरत है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड,
तो पॉलीविनाइल क्लोराइड तो एडिशन पॉलीमर ही होता है, और इसका जो मोनोमर है ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। होमोपॉलीमर भी है, एडिशन पॉलीमर भी है। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, अक्राइलोनाइट्राइल इससे बनता है, ये मोनोमर होता है, ये बार बार कंबाइन होता रहेगा। इसको आप इस तरीके से व्यू करो कि यहाँ पे ग्रुप जी लगा हुआ है, तो एडिशन करने के बाद ये पॉलीमर आपको मिलेगा, एडिशन पॉलीमर भी है, और एक ही यहाँ पे मोनोमर है, दैट मीन्स होमोपॉलीमर भी है। क्या हो गया, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं, PTFE बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये अपने पास मोनोमर होता है, इसको कंबाइन करते हुए चले जाओ, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है अपने पास। होमोपॉलीमर भी है और एडिशन पॉलीमर भी है। नियोप्रिन, नियोप्रिन अपने पास क्या होता है, एक तरीके से उसको और क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रिन। CH2 CHCl CH2, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन। ये अपने पास मोनोमर होता है, इसको एक दूसरे से कंबाइन करते हुए चले जाओ, एडिशन पॉलीमर ही आपको मिलेगा। सिंगल मोनोमर है तो होमोपॉलीमर आप इसको बोलोगे। और क्या हो गया, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन में इथीन मॉलिक्यूल मोनोमर होता है, एडिशन पॉलीमर है, होमोपॉलीमर भी है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन में कार्बन या एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक फिनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दो, तो यहां पे भी होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल भी है ये। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पे पॉलीमर्स दे रखे हैं, और हर किसी में आइडेंटिफाई करना है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर अगर है तो फिर उसमें भी देखना है कि होमोपॉलीमर होना चाहिए, कोपॉलीमर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 तो आ गया अपने पास। इसके अलावा क्या दे रखा है, टेरेलीन। तो टेरेलीन किससे बनता है, टेरेलीन टेरेप्थेलिक एसिड से बनता है और ग्लाइकोल से बनता है। तो ग्लाइकोल में OH है, टेरेप्थेलिक एसिड में COOH है, दोनों में कंडेंसेशन होगा, एस्टर लिंकेज आएगा। हटाओ इसको। ग्लिप्टल, ग्लिप्टल टेरेलीन का ही भाई है, बस यहाँ पे टेरेप्थेलिक एसिड नहीं होता है, थैलिक एसिड होता है, और ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल है। अगेन अल्कोहल और एसिड से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से पॉलीएस्टर ये बनेगा। नाइलॉन 6 ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, पॉलीअमाइड लिंक आता है। बैकेलाइट कंडेंसेशन पॉलीमर है। बैकेलाइट किससे बनता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिससे कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है। अब ये जो मोनोमर का फॉर्मेशन आपने किया है, ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू, एक लीनियर चेन बनता है। उस लीनियर चेन को क्या बोलते हैं, नोवेलेक। और ये लीनियर चेन बाकी के लीनियर चेन के साथ क्रॉस लिंक हो जाता है, तब जाके अपने पास पॉलीमर क्या आता है, बैकेलाइट। मोर इंपॉर्टेंट ये है कि कंडेंसेशन पॉलीमर है। ब्यूना एस, तो ब्यूना एस एडिशन पॉलीमर तो है। ब्यूना मतलब क्या हो गया, ब्यूटाडाइन, और एस मतलब क्या हो गया, स्टाइरीन। इनमें कोई कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, दोनों यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है या एडिशन पॉलीमर तो आपको मिलेगा, लेकिन दो डिफरेंट मोनोमर है, तो यहां से जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड कोपॉलीमर। हमें क्या चाहिए, होमोपॉलीमर, तो ये भी हटा दो। टोटल 6 अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, जहां पे होमोपॉलीमर भी बन रहा है और साथ ही साथ होमोपॉलीमर किससे बन रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन से। एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल एडिशन भी हो सकता है, कैटाइनिक एडिशन भी हो सकता है, या एनाइनिक एडिशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मोनोमर आपको दे रखा है। लेकिन एडिशन पॉलीमर आपको निकालना था, और एडिशन पॉलीमर में भी होमोपॉलीमर होना चाहिए था। आंसर अपने पास कितना आ गया, 6। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फ्लोरोपेटाइट है और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। तो फ्लोरोपेटाइट का जो स्ट्रक्चर है वो दे रखा है, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा अभी। फ्लोरोपेटाइट एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, कैटाइन प्रेजेंट है, एनाइन प्रेजेंट है। कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कैटाइन एनाइन से कनेक्ट कर दो और एनाइन कैटाइन से कनेक्ट कर दो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज अपने पास हो सकती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मैं सारे ऑप्शंस यहाँ पे टिक नहीं करूंगा, केवल आपको बता देता हूं कि क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम 2+ प्रेजेंट है, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है, F- प्रेजेंट है। ये क्या दे सकता है, H+ दे सकता है, और SO4 2-,
इनफैक्ट ये भी दे सकता है HSO4 माइनस, एक H प्लस देगा तो बाकी क्या बचेगा HSO4 माइनस, दूसरा H प्लस भी दे देगा तो सल्फेट आयन भी यहाँ पे हो सकता है। तो बताइए क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। कैल्शियम सल्फेट भी आपको मिल सकता है, H प्लस जब यहाँ पे कनेक्ट होगा तो HF भी मिल सकता है, H प्लस जब यहाँ से कनेक्ट होगा तो एक H प्लस भी कनेक्ट हो सकता है, मतलब HPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस या H3PO4 भी मिल सकता है। ये एनाइन कैल्शियम 2 प्लस के साथ कंबाइन हो सकता है, तो ये प्रोडक्ट, ये सॉल्ट भी मिल सकता है, ये वाला सॉल्ट भी मिल सकता है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 यहाँ पे आपको जो कंपाउंड है ये मिल सकता है जब फ्लोरोपेटाइट का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया जाता है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं SO2 तो कभी मिल ही नहीं सकता। SO2 मिलने के लिए सल्फेट आयन में जो SO4 2 माइनस प्रेजेंट है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। PH3 आपको नहीं मिल सकता, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और फॉस्फेट आयन बेसिकली प्रेजेंट है, तो फॉस्फेट आयन में जब H प्लस आप कनेक्ट करोगे तो या तो आपको HPO4 2 माइनस मिल सकता है, H2PO4 1 माइनस मिल सकता है, या 3H प्लस कनेक्ट करेंगे तो H3PO4 मिल सकता है। और क्या नहीं मिल सकता, CaHPO3 ये नहीं मिल सकता क्योंकि ये बेसिकली कहाँ से आता है, PO3 माइनस से आता है और ऐसा अपने पास कोई रेडिकल प्रेजेंट नहीं है। अपने पास क्या रेडिकल प्रेजेंट है, PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है। सिमिलरली CaH2 PO2 ये भी नहीं आ सकता, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। टोटल 5 मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रेजेंट हो सकते हैं जब फ्लोरोपेटाइट का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड consisting of nickel ion with 96% having D8 configuration and 4% having D7 configuration. फॉर्मूला आपको दे रखा है NiXO100, that is the best representation formula of nickel oxide. Report your answer as 105 minus X. क्वेश्चन बता देते हैं। निकल ऑक्साइड है तो निकल ऑक्साइड में बेसिकली Ni2 प्लस भी प्रेजेंट है, Ni3 प्लस भी प्रेजेंट है। इन्होंने ऐसा नहीं बोल रखा कि Ni2 प्लस है या Ni3 प्लस है, इन्होंने क्या बोल रखा है कि निकल का जो भी आयन प्रेजेंट है ना, इस आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, 3D8 और 3D7। तो निकल अपने पास क्या होता है 18 प्लस 4s2 3D8 होता है 4s2, तो निकल 2 प्लस तो क्या हो गया 3D8 और निकल 3 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और हटा दो तो 3D7। तो निकल 2 प्लस और निकल 3 प्लस आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में इसका फॉर्मूला आएगा। ऑक्सीजन अगर 100% है तो निकल कितने प्रेजेंट होंगे X, और आपको यही फाइंड आउट करना है कि 105 माइनस X की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे X लेटर से कि 90 प्रेजेंट है ना, निकल अगर 90 एटम्स प्रेजेंट है तो 90 में क्या होगा कि कुछ तो निकल 2 प्लस के आयन्स होंगे और कुछ यहाँ पे और किसके आयन्स हो सकते हैं, निकल 3 प्लस के। निकल 2 प्लस के कितने 96%, और ये कितने प्रेजेंट होंगे फिर बाकी 4%। आपको यही फाइंड आउट करना है कि X की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक आयनिक कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो टोटल कैटायनिक चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनायनिक चार्ज। केवल आपको यही फार्मूला लगाना है। X अगर प्रेजेंट है तो X का 96% कितना होता है, ये मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना हो गया +2, और X का 4% कितना होता है 4/100। इतना एटम्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कैटायनिक चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज अपने पास कितना है 100 × 2, 100 × -2 मत लिख देना, क्योंकि कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज को आप इक्वलाइज कर रहे हो, केवल मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन आप करो। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ सकता है अपने पास, सॉल्व करेंगे तो ये शायद आएगा X की वैल्यू यहाँ पे 98 आ जाएगी, तो Ni 98O100 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है 105 माइनस X, X का वैल्यू कितना है 98, 105 में से अगर 98 आएगा तो यहाँ पे आंसर आपको कितना रिपोर्ट करना होगा 7। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट से लिया हुआ है। Ni2 प्लस भी प्रेजेंट है, Ni3 प्लस भी प्रेजेंट है, तो बेसिकली नॉन स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में निकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। Ni2 प्लस कितना प्रेजेंट है, Ni3 प्लस कितना प्रेजेंट है, इसका परसेंटेज भी आपको दे रखा है। केवल इतना करना था कि टोटल कैटायनिक चार्ज और टोटल एनायनिक चार्ज को आप बैलेंस कर दो, क्योंकि ओवरऑल तो ये जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। और यहाँ से जो फिर मैथमेटिकल इक्वेशन बना है उससे आपने निकाल लिया कि X का वैल्यू क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता है। 7 भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फिनोल्फथलीन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ, टोटल 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है
और ये इंडिकेटर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में। जब फिनोल के साथ रिएक्शन आपने पढ़ा था तो फिनोल का रिएक्शन आपको करना होता है किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम कॉन्सेंट्रेटेड H+, तब जाके आपको क्या मिलता है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर मिलता है। तो आंसर तो सीधा ही आ गया, 4 ऑप्शन भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने देखा कि थैलिक एनहाइड्राइड रिएजेंट तो आपको दे रखा है, इसके साथ और किसका जरूरत पड़ता है, फिनोल का। फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड को कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में अगर हीट करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है 2 टाइम्स, और किसका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, फिनोल्फथलीन का। वापस से एक बार बता देता हूं, थैलिक एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, थैलिक एसिड से जो एनहाइड्राइड बनता है। थैलिक एसिड क्या होता है, COH लगा दो ऑर्थो पे बेंजीन के साथ, यहां से अगर आपने H2O हटा दिया तो एसिड प्लस एसिड यहां से क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड का रिएक्शन आपको किसके साथ करना है, फिनोल के साथ एसिडिक मीडियम में, तब जाके आपके पास किसका प्रिपरेशन होता है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का। 2 टाइम्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में एक तो एरोमेटिक रिंग का रिक्वायरमेंट है, वो अपने पास है, और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से जनरेट होता है देखना, ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर के ऊपर अटैच हो गया, फिनोल में तो OH का क्या लग रहा है, +M लग रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इसी रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। अब बताओ, इस ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, साथ ही साथ ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये जो कार्बन एटम है ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इनफैक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा, कार्बन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लेगा, ताकि यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को आप चाहो तो इस तरीके से भी व्यू कर सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच कर दो। OH कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पे अटैच करोगे तो माइनर आएगा, पैरा पे अटैच करोगे तो मेजर प्रोडक्ट आएगा। बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो पे अटैच करेंगे तो थोड़ा स्टेरिक रिपल्शन यहाँ पे लगेगा। तो ये फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, अभी सेकेंड टाइम भी आपको करना है। अगेन इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, H+ है, H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, OH2+ में। OH2+ जब यहां से लीव करेगा तो इस कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड टाइम आपने इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दिया, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर लिया, और अब इस इलेक्ट्रोफाइल का फिनोल पे वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा दो। तो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 2 टाइम्स होता है, और 2 टाइम्स यहां पे एरोमेटिक रिंग फिनोल का रिक्वायरमेंट है। और यही जो फाइनली कंपाउंड अपने पास बना है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। तो यहां पे कार्बोकेटाइन था, फिनोल के ऊपर या फिनोल की पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्या बोलेंगे, फिनोल्फथलीन। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब टोटल क्वेश्चन 7 हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो नहीं करना है, स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, और मैच में आपको क्या दे रखा है, एक तरफ तो पॉलीमर्स के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनका जो मोनोमर है वो दे रखा है, और कहां पे करेक्ट मैच नहीं है। तो वैसे ही बता देता हूं मैं, ऐसा करते हैं। टेफ्लॉन किसको बोलते हैं, PTFE को। टेफ्लॉन किसको बोलते हैं, PTFE को, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, और यहाँ पे मोनोमर क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, मैच करके दे रखा है। प्लेक्सी ग्लास इसको किसको बोलते हैं, PMMA को। प्लेक्सी ग्लास अपने पास एक कमर्शियल नेम हो सकता है, लेकिन इसका जो पॉलीमर है उसका जो ओरिजिनल नेम होता है वो क्या होता है, PMMA, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट। और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट ये मोनोमर होता है, एग्जैक्टली वही मोनोमर आपको दे रखा है। ऑर्लोन अपने पास एक कमर्शियल नेम होता है, बाकी ऑर्लोन जो पॉलीमर है ये किससे बनता है, कमर्शियली ऑर्लोन नेम है, लेकिन पॉलीमर अपने पास क्या होता है, PN, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। और अक्राइलोनाइट्राइल ये मोनोमर अपने पास होता है CH2CHCN। इसको आप
बार बार कनेक्ट करते जाओ तो एडिशन पॉलीमर आपको मिलेगा, और एडिशन पॉलीमर में ये जो होमोपॉलीमर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। कमर्शियली इसको कैसे सेल करते हैं, ऑर्लोन के नाम से। यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, ग्लिसरॉल और थैलिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल गलत है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया 8th वाले क्वेश्चन में। और ब्यूनाएस, ब्यूनाएस का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, तो ब्यूटाडाइन स्टाइरीन यही मोनोमर आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 9 में एक रिएक्शन आपको करना है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करना है, और फाइनली जो पॉलीमर बनेगा उसका स्ट्रक्चर बना के आपको देना है। टोटल 4 स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। तो पॉलीमर के क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से मिलेंगे कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दिया जा सकता है, और इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उस प्रोडक्ट को एज अ मोनोमर यूज करना है। मोनोमर को बार बार कंबाइन करोगे तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद क्या पॉलीमर मिलेगा, ये फाइनल क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले तो आपको मोनोमर बनाना तो पड़ेगा, और मोनोमर बहुत इजीली बन जाएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH में क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन होता है, और सेकंड प्रोसेस यहां पे क्या यूज किया है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। एलिमिनेशन कहाँ होता है, अल्काइल हैलाइड में होता है। यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे अराइल हैलाइड है। कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो अराइल हैलाइड में हैलाइड होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये कभी ब्रेक नहीं होता है। तो आपको सिंपली पता चल गया कि अल्कोहलिक KOH की वजह से यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा, और E2 एलिमिनेशन होने के बाद एल्कीन आपको मिलेगा। उस एल्कीन में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करेंगे तो फाइनली पॉलीमर हम बना सकते हैं। तो मोनोमर अपने पास क्या होगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। यहां से भी H+ जा सकता है, इधर से भी H+ जा सकता है, लेकिन आपको पता ही है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ZF जो एल्कीन है वो अपने पास मेजर प्रोडक्ट होता है अल्कोहलिक KOH के केस में। तो इसको आप थोड़ा इस तरीके से लिखो, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH है, CH3 है, ये पाई बॉन्ड हटा दो, इस तरीके से कनेक्ट कर दो तो ये पॉलीमर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। टेरिलीन इज अ पॉलीमर ऑफ, टेरिलीन किसका पॉलीमर है ये आपको अभी बताया था। टेरिलीन किससे बनता है, टेरेप्थिलिक एसिड और ग्लाइकोल से। टेरेप्थिलिक एसिड क्या होता है, वही बेंजीन के ऊपर 2 COOH लगे होते हैं, लेकिन टेरेप्थिलिक एसिड याद कैसे करना है, टेरेप P आ रहा है मतलब कि पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन पे अगर 2 COOH लगा देते हैं बेंजीन पे तो उसको क्या बोलते हैं, टेरेप्थिलिक एसिड। एसिड के साथ आपको क्या यूज करना है, अल्कोहल, क्योंकि दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, कंडेंसेशन प्रोडक्ट में एस्टर लिंकेज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीएस्टर। और यहां से जो पॉलीएस्टर बनेगा उसको क्या बोलते हैं, टेरिलीन। और अगर मान लो कि दोनों COOH ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पे फिर उसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड और ग्लाइकोल से जो पॉलीमर बनता है, अगेन पॉलीएस्टर ही बनता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, ग्लिप्टल। तो टेरिलीन अपने पास किससे बन सकता है, टेरेप्थिलिक एसिड और ग्लाइकोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट ग्लूकोज इज साइक्लिक कंपाउंड। तो टोटल 4 रिएक्शंस आपको दे रखा है, या 4 स्टेटमेंट आपको दे रखा है, और आपको ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक भी हो सकता है और ओपन चेन भी हो सकता है। दोनों स्ट्रक्चर में बना देता हूं, OH OH H OH, बाकी यहां पे OH H H। ये जो स्ट्रक्चर अपने पास अल्फा डी ग्लूकोज का है, या इसको तो अभी क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। जब इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है CH2OH H, OH ऊपर है तो OH नीचे है, ऊपर है नीचे है और वापस से नीचे है, तो लास्ट में अगर ये दोनों सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे बीटा डी ग्लूकोज भी हो सकता है। बीटा डी ग्लूकोज में सारे OH एक दूसरे के ऑपोजिट में होते हैं, ठीक है। इन दोनों साइक्लिक और असाइक्लिक फॉर्म्स को सपोर्ट करते हुए कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। वेरीफाई करना है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड को सपोर्ट करता है। ग्लूकोज अंडरगोज टॉलेंस रिएक्शन, तो टॉलेंस रिएक्शन किसकी वजह से होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में सेपरेट करना होता है। टॉलेंस रिएक्शंस में जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एल्डिहाइड, इधर एल्डिहाइड थोड़ी नजर आ रहा है। तो जो टॉलेंस रिएक्शन के साथ इसका रिएक्शन है, टॉलेंस रिएक्शन के साथ टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो पॉजिटिव रिएक्शन होता है, ये बेसिकली क्या सपोर्ट करेगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और एल्डिहाइड ग्रुप आपको कहाँ दिख रहा है, ओपन चेन कंपाउंड में, तो ये तो ओपन चेन कंपाउंड को सपोर्ट करेगा।
साइक्लिक कंपाउंड को कौन सपोर्ट करेगा अभी देख लेते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजीन, तो फिनाइल हाइड्रोजीन इसको बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, NH2Z। NH2Z अपने पास किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकता है। बेसिकली C डबल बॉन्ड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी ओपन चेन को ही सपोर्ट करता है। ग्लूकोज फेल्स टू रिएक्ट विद NaHSO3, दैट मीन्स सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। तो सोडियम सल्फाइड भी किसके साथ रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, एक तो किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड के साथ, दूसरा किसके साथ रिएक्शन करता है, मिथाइल कीटोन के साथ। तो सोडियम सल्फाइड में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है, उसके बाद फाइनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का प्रोडक्ट हमें मिलता है। प्रोडक्ट अपने पास कैसा होता है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होता है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। तो इसी ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड में ऐसे कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है जो सोडियम सल्फाइड के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। केवल ऐसा कौन कर सकते हैं, एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, और बाकी इसके अलावा जितने भी कीटोन्स है ना, उन सभी कीटोन्स का NaHSO3 के साथ पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आता है। तो पॉजिटिव रिएक्शन अगर आपको करना है तो एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मतलब कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ओपन चेन में। तो ओपन चेन को ये सपोर्ट करता है अगर ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, और फेल्स टू रिएक्ट, रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब कि क्लोज चेन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि क्लोज चेन में अपने पास C डबल बॉन्ड ग्रुप नहीं है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो चाहे ऐसा स्ट्रक्चर हो, सॉरी हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है तो फिर क्या बनता है, ग्लूकारिक एसिड। ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है और लास्ट कार्बन एटम है, इसको ऑक्सीडाइज करके COOH पे कन्वर्ट कर देता है। तो जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये भी किसको सपोर्ट करता है, ओपन चेन को। क्लोज चेन को केवल कौन सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये NaHSO3 सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है। सोडियम सल्फाइड किसके साथ रिएक्शन करता है, C डबल बॉन्ड O के साथ, और क्लोज चेन में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट नहीं है। C डबल बॉन्ड O केवल किसका हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन का। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेक्सोस विल फॉर्म सेम ऑक्सीजन व्हेन ट्रीटेड विद एक्सिस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। और चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में D ग्लूकोज, D फ्रक्टोज, D मैनोज और D गैलेक्टोज। टोटल ये 4 अपने पास हेक्सोस दे रखे हैं, और इनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करके 4 ऑप्शन आपको बना रखे हैं। तो कौन से ऐसे हेक्सोस हैं जहां पे फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करना है, एक्सिस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, और सेम ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो याद आ रहा होगा आपको, ऑक्सीजन बनाने के लिए फिनाइल हाइड्रोजीन के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट है, 3। जैसे ग्लूकोज का एक बात मैं करूं तो OH होता है, OH होता है, HOH, यहां पे CHO, HOH, HH, CH2OH। फिनाइल हाइड्रोजीन है, कैसे देखूंगा, NH2Z। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाता है और यहाँ पे Z लेफ्ट होता है। हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजीन से बना है तो उसको क्या बोलता है, फिनाइल हाइड्रोजन, या उसको और क्या बोलता है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड हो तो एक ही है, तो फिनाइल हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है। लेकिन आप फिर देखो कि ये जो C डबल बॉन्ड हो इस कार्बन आइटम के साथ टोटोमराइज करेगा, तो यहाँ पे भी आपको C डबल बॉन्ड हो नजर आ सकता है। तो बेसिकली ये एक्सिस के अगर आप इसका रिएक्शन करोगे तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन होता है। और ये जो फर्स्ट कार्बन आइटम है जहाँ पे C डबल बॉन्ड हो प्रेजेंट है, और इसी के साथ ये जो सेकेंड कार्बन आइटम है जहाँ पे भी टोटोमरिज्म के बाद C डबल बॉन्ड आपको मिल सकता है। फर्स्ट और सेकेंड कार्बन आइटम दोनों ही C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब यहीं से अपने पास फिनाइल हाइड्रोजन का प्रोडक्ट मिलता है। तो 2 कार्बन आइटम पे अगर ऐसा हो रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन आइटम की जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगी, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वहां पर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो क्या बन जाएगा, NHZ बना दो, Z बना दो। Z का वैल्यू अपने पास क्या होगा, ये आपको दिख ही रहा है। Z का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, NH2, Z हो जाएगा NHPH, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन आइटम और सेकंड कार्बन आइटम से आपको क्या मिलेगा, फिनाइल हाइड्रोजन मिलेगा। इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। टोटल 3 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होता है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच हो रहे हैं। तो ऐसा मत सोच लेना कि फिनाइल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है, 3 मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। और इसी के साथ साथ बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, PH, NH2, NH3, यही सब आपको मिलता है।
तो एक फिनाइल हाइड्रोजीन का जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली एनालीन और NH3 दोनों में डिसोशिएट हो जाता है। तो यहां से आपने क्या लॉजिक निकाला कि फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम से जब ये हाइड्रोजन बनना ही है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, यहाँ पे इसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता स्टीरियोकेमिकली क्या, ऑप्टिकली यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कोई भी OH लेफ्ट साइड लगा हो या राइट साइड लगा हो, या फर्स्ट कार्बन एटम पे C डबल बॉन्ड O हो या सेकंड कार्बन एटम पे C डबल बॉन्ड हो, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्बन एटम हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बाकी रेस्ट स्ट्रक्चर अगर सेम रहेगा तो हर किसी हेक्सोज से सेम फिनाइल हाइड्रोजन मतलब कि ऑक्सीजन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज में सेकेंड कार्बन एटम के बाद का जो सारा स्ट्रक्चर है ये सेम रहता है, और डी गैलेक्टोज में ऐसा नहीं होता है। सॉरी, जो अपने पास डी गैलेक्टोज है ये C4 एपिमर होता है। वैसे सारी स्ट्रक्चर में बना देता हूं, अपने आप ही आपको समझ में आएगा। ये तो अपने पास किसका स्ट्रक्चर हो गया, डी ग्लूकोज का। सेकेंड कार्बन एटम के बाद अगर सारा स्ट्रक्चर सेम होगा तो ऐसे कंपाउंड फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करके सेम ऑक्सीजन प्रोडक्ट आपको दे सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या दे रखा है, डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज में भी OH OH H, ये लास्ट के कार्बन आइटम्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, और फर्स्ट 2 कार्बन आइटम पे किसी भी तरीके से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्बन आइटम फिनाइल हाइड्रोजन बना लेंगे विच इज नॉन एज ऑक्सीजन। डी मैनोज और डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज C4 एपिमर होता है और मैनोज C2 एपिमर होता है, किसका, ग्लूकोज का। तो OH OH H OH, ये अपने पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है C2 एपिमर, तो इधर OH लगा दो, इधर H लगा दो, मतलब एक्सचेंज कर दो बेसिकली। तो C2 एपिमर है डी मैनोज, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्बन आइटम तो वैसे भी फिनाइल हाइड्रोजन में चेंज होने वाले। फर्स्ट 2 कार्बन आइटम के बाद ये रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अगर सेम है तो यहां से भी सेम ऑक्सीजन आपको मिलेगा। तो डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज से सेम ऑक्सीजन मिलेगा, और डी गैलेक्टोज से नहीं मिल सकता, क्योंकि डी गैलेक्टोज डी ग्लूकोज का C4 एपिमर होता है, OH OH H OH। ये अभी मैंने ग्लूकोज बनाया, डी ग्लूकोज, और 1 2 3 4 C4 एपिमर होता है, तो यहाँ पे OH लगा दो, इधर H लगा दो। अब फर्स्ट 2 कार्बन आइटम के साथ तो फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ये सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है ये डिफरेंट होगा। तो केवल ऑक्सीजन यहाँ पे सेम कौन बना सकता है, डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, एल्डोज और कीटोज शुगर इन अल्कलाइन मीडियम डू नॉट आइसोमराइज। तो ये भी बिल्कुल गलत है। एल्डोज और कीटोज शुगर इन अल्कलाइन मीडियम डू नॉट टोटोमराइज। अल्कलाइन मीडियम है ये टोटोमराइज होता है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्डों के साइड में जो कार्बन प्रेजेंट है वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ जब टोटोमेरिज्म होगा तो एक कार्बन आइटम से C डबल बॉन्ड हो सेकंड कार्बन आइटम तक जा सकता है। एल्डोज और कीटोज में बेसिक मीडियम में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। जैसे मान लो कि आप एल्डोज की बात करो या कीटोज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस कार्बन आइटम पे अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है, OH माइनस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव से वापस आप क्या बना दोगे, ये क्या वैसे नेगेटिव क्या करेगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके ये नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन HOH, इस पे वापस से आप H अटैच कर दोगे, इनॉल से वापस से अगर आप कीटो बनाओगे इसके साथ, तो इस कार्बन आइटम पे जहां पहले C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट था वहां पे क्या आ जाएगा, COH आ जाएगा, और इधर के साथ अगर आप इनॉल बना दोगे तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये बेसिकली सेकंड कार्बन से कहाँ चला गया, फर्स्ट कार्बन पे। इस तरीके से ये टोटोमेरिज्म पॉसिबल होता है, और ये टोटोमेरिज्म पॉसिबल होता है इसी के कारण ये जो अपने पास फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज भी टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता है। टॉलेंस रिएजेंट किसका पॉजिटिव टेस्ट देता है, एल्डिहाइड ग्रुप का, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होने के बावजूद भी टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट आता है बिकॉज ऑफ दिस टोटोमराइजेशन। तो बेसिक मीडियम में ऐसा होता है, इन्होंने क्या बोल रहा है कि बेसिक मीडियम में ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, 1 ही हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा है और फर्स्ट वाला इनकरेक्ट दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, करेक्ट है। पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये भी करेक्ट है। पेंटा एसिटेट आपके पास कहाँ बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, और ग्लूकोज का जो पेंटा एसिटेट होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, फिर वहां पर C डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, और C डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन ये नहीं दे सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, लैक्टोज हैज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C4 ऑफ द ग्लूकोज एंड C1 ऑफ द गैलेक्टोज यूनिट, तो ये भी बिल्कुल सही है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, दो मोनोसैकेराइड की यूनिट्स यहाँ पे कंबाइन होती है, वो दोनों मोनोसैकेराइड अपने पास कौन से होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। C1 C4 का लिंक होता है यहाँ पे, और ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी आपको करेक्ट ही दे रखा है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन केवल कौन सा था, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। When concentrated sulfuric acid is added slowly to a solution of ferrous sulfate containing nitrate ion, a brown ring is formed. The composition of the ring is, तो बेसिकली ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपसे पूछा है, तो ये तो फ्री के मार्क्स है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है ये तो आपको बहुत इजीली पता है, और ब्राउन रिंग टेस्ट में अपन क्या करते हैं, एक बार आपको वापस से टेस्ट बता ही देता हूं। नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें एसिड मिक्स कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और FeSO4 को इस टेस्ट ट्यूब में डिप करते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब का साइड्स होता है इसके अलोंग यहाँ पे FeSO4 को ड्रॉप करते हैं, तो FeSO4 जब इससे कंबाइन होता है तो यहाँ पे ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और अलोंग द साइड्स अगर ऐसा आ रहा है तो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन जब होता है तो इस कॉम्प्लेक्स का जो कंपोजिशन है वो क्या है, FeH2O5NO, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अपने पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो आयनाइजेशन स्फीयर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो काउंटर आयन कौन प्रेजेंट होगा, सल्फेट आयन। रिएक्शन भी आपको बता देता हूँ, क्या प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन है इसमें, और क्या प्रेजेंट है, Fe2+। तो Fe2+ को क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में ये जो नाइट्रेट आयन है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा तो खुद रिड्यूस होगा, कहाँ पहुंचा देगा, Fe3+, खुद रिड्यूस होकर कहाँ चला जाएगा, NO, और ये NO ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन में और भी Fe2+ प्रेजेंट है, Fe2+ NO के साथ मिलके, और वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है ही सही। Fe2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है जिसमें 5 लिगेंड तो H2 होते हैं, एक लिगेंड क्या होता है, NO+ नाइट्रोसेलियम आयन, और यहाँ पे +1 होता है, सॉरी +2 होता है यहाँ पे, तो +2 है तो काउंटर आयन आपको क्या लगाना पड़ेगा, सल्फेट आयन। तो ये अपने पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन होता है। NO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +1 होता है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी +1 होता है, और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि सर NO यहाँ पर 0 में है या +1 में है, NO +1 में है, ये याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 15 क्वेश्चन आप देखिए, 15 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, The only cations present in slightly acidic solution are Fe3+, Cd2+, and Cu2+। एक सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है और इसमें टोटल 3 कैटाइंस प्रेजेंट है। अब इन 3 कैटाइंस में से किसी एक को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, यही क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, एसिडिक सॉल्यूशन है, Cu2+ है, Cd2+ प्रेजेंट है, और Fe3+ प्रेजेंट है, और the reagent when added in axis to this solution would identify and separate Fe3+ in one step। ऐसा कौन सा reagent है जो यहाँ से Fe3+ को एक स्टेप में सेपरेट कर सकता है, और reagent आपको क्या दे रखा है, HCl मतलब एसिड दे रखा है, H2SO4 एसिड दे रखा है, NaOH बेस दे रखा है, और H2S गैस। तो HCl के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो इन सब के क्लोराइड बन जाएंगे, क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होंगे इनके, यहाँ से तो नहीं आ रहा है, सल्फेट बन जाएंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। NaOH के साथ मिक्स करेंगे, ये बेसिक रेडिकल है, कोई बेसिकली यहाँ पे अप्रोप्रिएट रिएक्शन तो होगा नहीं। H2S, HCl हटाओ, H2SO4 हटाओ, NaOH हटाओ, इनसे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर H2S गैस पास करेंगे तो सल्फाइड आयन है Cu2+ के साथ मिलके एक आयनिक कंपाउंड बना लेगा, जैसे कि कॉपर सल्फाइड हो सकता है, कैडमियम सल्फाइड हो सकता है,
और उस तरीके से कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड अगर बनेगा तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। यहां पे क्या होगा बेटा, Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2S यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो सल्फाइड आयन बेसिकली इसको रिड्यूस करके कहाँ पहुंचा देगा, Fe2 प्लस में, और ये सल्फाइड आयन को ऑक्सीडाइज करवा के क्या बना देगा, सल्फर सॉलिड। तो यहां से आपको बेसिकली Fe2 प्लस का जो प्रेसिपिटेट है वो नहीं मिलेगा। तो H2S एक ऐसा रिएजेंट हो सकता है जो बाकी दो को सेपरेट कर सकता है और Fe3 प्लस को अलग निकाल सकता है एक ही सिंगल स्टेप में। तो इसका आंसर क्या हो गया, H2S गैस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। Axis of Ki reacts with CuSO4 solution, then Na2S2O3 hypo solution is added. Which of the following statement is incorrect? चार स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो एक यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो ये तो आयोडोमेट्री का रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो सभी को आता है। आयोडोमेट्री में क्या करते हैं कि किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम एस्टिमेशन करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एक्सिस ऑफ Ki के साथ। एक्सिस ऑफ Ki में आयोडीन किस में प्रेजेंट है, -1 में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करवा के क्या बना देता है, I2, और जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या दे रखा है, कॉपर 2 प्लस, तो I- को ऑक्सीडाइज करवा के जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि आयोडीन यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा और कॉपर 2 प्लस से कहाँ चला जाएगा, रिड्यूस होके कॉपर +1 में, तो कॉपर +1 में जाएगा तो Cu2I2 बनेगा यहाँ पे, और ये नहीं बनेगा Cu(I2), तो Cu(I2) इज फॉर्म्ड, ये भी एक ऑप्शन आपको दे रखा है, और ये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया, बाकी सब करेक्ट है। Cu2I2 इज फॉर्म्ड, ये थर्ड ऑप्शन है, ये भी बनेगा। फर्स्ट वाला Na2S4O6 इज फॉर्म्ड एंड इवॉल्व I2 इज रिड्यूस्ड, ठीक है। इसके बाद I2 का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, हाइपो के साथ, तो हाइपो सॉल्यूशन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडीन बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। खुद रिड्यूस होके कहाँ चला जाता है, 2I-, इसमें सल्फर +2.0 में प्रेजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुंचा देता है, सोडियम टेट्राथाइनेट में +2.5 में। तो ये जो Na2S2O3 है इसको आयोडीन ऑक्सीडाइज करता है, और यही आपको दे रखा है कि Na2S4O6 इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है, एंड इवॉल्व्ड I2 इज रिड्यूस्ड, तो सेकंड स्टेप में जो I2 है ये रिड्यूस होता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं, केवल सेकंड स्टेटमेंट है कि Cu(I2) बनता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनफैक्ट Cu(I2) तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। अ सर्टेन सैंपल कंटेन्स क्योप्रस सल्फाइड, तो क्योप्रस है, क्योप्रिक नहीं है, दैट मीन्स Cu+1 में प्रेजेंट है, और सल्फाइड मतलब कि सल्फर 2- में प्रेजेंट है। फाउंड टू हैव कंपोजिशन Cu1.95 एंड S1.00 because of incorporation of Cu2 plus and Cu plus ions in this particular crystal. Then find the ratio of Cu2 plus to Cu plus ion. रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। कंपाउंड आपको क्या दे रखा है, क्यूप्रस सल्फाइड, तो क्यूप्रस सल्फाइड में बेसिकली क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कॉपर +1 प्रेजेंट होना चाहिए, और सल्फाइड है तो S2- प्रेजेंट होगा, कॉपर +1 प्रेजेंट होना चाहिए, S2- प्रेजेंट होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए, Cu2S, तो Cu तो होना चाहिए 2.0, सल्फर होना चाहिए 1.0, ये इसका पास आइडियल स्टोकियोमेट्रिक रेशियो में इस तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉपर 2+ भी अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो बेसिकली कॉपर का रिक्वायरमेंट कम होगा, क्योंकि कम कॉपर ही सल्फाइड के 2- चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ रहा है, कॉपर 1.95 है, सल्फाइड 1.0 है, और यहाँ पे कॉपर किस में प्रेजेंट है, +1 में भी प्रेजेंट है, +2 में भी प्रेजेंट है, तो +2 का जो कॉपर है +1 के कॉपर के साथ इसका रेशियो आपको पता करता है, इजीली पता चल जाएगा। लेट अस से कि कॉपर 2+ कितना प्रेजेंट है, x, तो कॉपर +1 कितना प्रेजेंट होगा, 1.95 - x। टोटल कैटाइनिक चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनाइनिक चार्ज फॉर न्यूट्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो 1.95 - x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x मल्टीप्लाइड बाई कॉपर 2+ का चार्ज होता है +2, और सल्फाइड आयन कितना प्रेजेंट है 1, और 1 के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है -2, मैग्नीट्यूड से इक्वलाइज करना है। टोटल कैटाइनिक चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनाइनिक चार्ज, और अगर मान लो कि साइन के साथ लेते तो फिर क्या करना पड़ता, टोटल कैटाइनिक चार्ज प्लस टोटल एनाइनिक चार्ज दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, वहां पे साइन के साथ लेना पड़ता। विदाउट साइन अगर आप ले रहे हो तो कैटाइनिक चार्ज और एनाइनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वलाइज कर दो, 2x हो गया -x हो गया, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा x, ठीक है, और ये 1.95 है, उधर अपने पास कितना है 2,
1.95x मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है, ये कितना हो गया 2x, दैट इज इक्वल टू, हाँ इतना ही आ रहा है ये। अब इसके आगे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 1 है ना, तो 1.95 इधर है, 2 उधर है, तो 0.05 हो जाएगा। कहीं पे गलती हो गई है क्या इसमें? वापस से कर लेते हैं। कॉपर 2 प्लस है, कॉपर प्लस 1 है, और सल्फाइड 2 माइनस है। तो लेट अस से कि x है, तो ये कितना हो जाएगा 1.95 माइनस एक्स, 1.95 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस कॉपर प्लस 1 है, तो x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू इसके ऊपर एराइनिक चार्ज कितना है 2, तो ये 2 कितना हो जाएगा, ये 3.8 हो जाएगा कि सॉरी 3.90 माइनस 2x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2, तो x माइनस में उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.9, x आ गया अपने पास 1.9, वो भी सही है वैसे, x 1.9 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.95 माइनस एक्स 0.05 हो जाएगा, ये 1.9 है, ये कौन है +1 है, ये कौन है +2 है, +2 बाई +1 का रेशियो आपको निकालना है, 0.05 डिवाइडेड बाई 1.9, ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.8 हो गया, ये 0.1 हो गया, पॉइंट हटा दो तो 1/38 आ गया, ये रेशियो आ जाएगा, वहां से भी एग्जैक्टली सेम ही रेशियो आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अब अपने पास सॉलिड स्टेट पे आ चुके हैं, वैसे ये क्वेश्चन भी सॉलिड स्टेट का ही था। इन अ कंपाउंड AB2O4 ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP अरेंजमेंट, ऑक्साइड आयन से क्या बन रहा है CCP अरेंजमेंट, तो यूनिट सेल कौन सा बनेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और बाकी A और B यहाँ पे कैटायन है, कैटायन का लोकेशन आपको दे रखा है, उससे फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, AB2O4 ऑक्साइड आयन से क्या बन रहा है CCP, मतलब कि FCC लैटिस ये फॉर्मेशन कर रहा है। FCC लैटिस में इफेक्टिवली कितना एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 ही प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ऑक्साइड आयन अपने पास कितने प्रेजेंट है 4। अब इसके बाद क्या है, कैटायन A प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड कैटायन B आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वली। कैटायन A कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ही प्रेजेंट है। टोटल यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे 4, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 8 होते हैं, ये सब आपको पता है। और B कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। B अपने पास कितना है 2, तो एक B तो अपने पास कहाँ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, एक B अपने पास कहाँ है टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब आपसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड इज, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास टोटल कितने होते हैं 4, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर सारे ऑक्यूपाई होते हैं तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता है, और फिलहाल सिचुएशन आपको क्या दे रखा है कि एक A ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और एक B ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो 1 octahedral void and 1 octahedral void, total 2 octahedral voids are occupied but octahedral voids are 4, तो 4 में से 2 ऑक्यूपाई कर रखे हैं, मतलब केवल कितना फ्रैक्शन यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रखा है हाफ। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल आपको इतना देखना है कि FCC लैटिस में जो ऑक्साइड आयंस प्रेजेंट है, यहाँ से Z अपने पास कितना आ जाएगा 4, और इफेक्टिवली ऑक्साइड आयन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है 4, मतलब कि फॉर्मूला आपको सही दे रखा है। 4 अगर ऑक्साइड आयन है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होने चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होने चाहिए। एक A है, A को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपने रखा है, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो ऑक्यूपाई हो रखा है। B अपने पास 2 हैं, एक B टेट्राहेड्रल वॉइड में, एक B ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपने ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा है। तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो गए 2, और 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई की है, टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज ऑक्यूपाइड इज हाफ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। हाइपोथेटिकल सॉलिड C आपको दे रखा है, C एटम्स आर फाउंड टू फॉर्म क्यूबिकल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस, CCP लैटिस मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये यूनिट सेल बनेगा। A atoms occupy all tetrahedral voids and B atoms occupy all octahedral void. There is no distortion in CCP lattice. Fraction of the body diagonal that is not covered up by atoms is.
तो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ए कहां प्रेजेंट है, बी कहां प्रेजेंट है और सी कहां प्रेजेंट है। सी तो लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि जो यूनिट सेल है वो सी बनाएगा। ए और बी कहां प्रेजेंट है, वॉइड्स में। ये हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में सी अपने पास कहां प्रेजेंट है, एफसीसी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर पे क्या, हाँ फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। ए कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, और बी कहां प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल दैट इज नॉट कवर्ड अप बाय एटम्स। तो बॉडी डायगोनल पे आपको ध्यान देना है। तो बॉडी डायगोनल कहां से बनेगा बेटा, दो कॉर्नर एटम्स है, ऑपोजिट फेसेस के जो दो कॉर्नर एटम्स हैं इनको कंबाइन करेंगे तो यहां से बॉडी डायगोनल बनेगा। कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होगा, सी प्रेजेंट होगा, सी प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉर्नर के पास में √3a/4 डिस्टेंस पे क्या प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और एग्जैक्टली या मिडिल में कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कॉर्नर वाला इतने बॉडी डायगोनल को कवर कर रहा है। सिमिलरली टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल को थोड़ा बहुत तो कवर कर ही रहा है। और बीच में जो बाकी का वैकेंट स्पेस है, इस बॉडी डायगोनल के अलोंग जितना भी वैकेंट स्पेस है ये आपको निकालना है। स्पेस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आपको नहीं निकालना है, केवल ये देखना है कि ये जो बॉडी डायगोनल है इसका कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये क्या हो गया, कॉर्नर, ये भी क्या हो गया, कॉर्नर। तो यहां पे सी एटम प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, ए, और यहां कौन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बी। √3a ये अपने पास बॉडी डायगोनल का कंप्लीट लेंथ है। और √3a में और कॉर्नर पे जो सी एटम्स प्रेजेंट है, ऐसे एटम्स जो कि एफसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके रेडियस में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। और क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है। डिस्टोर्शन नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी वॉइड्स होते हैं ना, इन वॉइड्स में जितना मैक्सिमम रेडियस का एटम फिट किया जा सकता है उतने ही मैक्सिमम रेडियस का एटम फिट किया जा रहा है, उससे ज्यादा का एटम फिट नहीं किया जा रहा है। लैटिस एक्सपेंड नहीं हो रहा है, लैटिस पुराने के जैसा है। पुराने के जैसा मतलब कि ओल्ड रिलेशनशिप्स हम यूज कर सकते हैं। तो ओल्ड रिलेशनशिप अपने पास कहां से आते हैं, एफसीसी यूनिट सेल में, कि ये जो फेस सेंटर के एटम है और जो कॉर्नर के एटम है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहां से कितना आता है R, यहां से कितना आता है 2R, और यहां से कितना आता है R। कौन बना रहा है, C। तो यहां से कितना आ गया 4RC दैट इज इक्वल टू √2a। एक रिलेशनशिप तो अपने पास ये है। अब देख लेते हैं बॉडी डायगोनल में कितना कवर हो रहा है। कितना कवर हो रहा है, R रेडियस, R रेडियस। ये तो पूरा टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो यहां से 2RB RA कवर हो रहा है, यहां से 2RA कवर हो रहा है, और यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक ही है। तो इस वॉइड में जब एटम फिट करोगे तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग पूरा इसका जो डायमीटर है वो कवर होगा। दैट मीन्स कि 2RB कवर होगा। तो 2RA प्लस 2RA प्लस 2RB प्लस RC एंड RC इतना कवर होगा। टोटल लेंथ अपने पास कितना है, √3a डिस्टेंस है, तो इतना नहीं कवर होगा। दिस इज व्हाट टोटल, दिस इज व्हाट कवर्ड डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल। तो ये तो अपने पास क्या आ गया कि कितना कवर नहीं हुआ। आपको क्या निकालना, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस दैट इज नॉट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना, बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, √3a। तो √3a में से आपको ये सब माइनस करना है। तो यहां पे जो एटम A है, B है और C है, इन तीनों एटम्स की रेडियस का एज लेंथ A के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप को जब हम यूज करेंगे तब जाके ये कंप्लीट ये जो रेशो है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ A आ सकता है। एज लेंथ A एक दूसरे से कट जाएगा, उसके बाद आपके पास एक प्योर न्यूमेरिकल नंबर आएगा। वापस से एक बार लिख लेता हूं, √3a दैट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल कितना कवर्ड है, 2RA कवर्ड है, अगेन 2RA कवर्ड है, प्लस 2RB कवर्ड है, प्लस 2RC कॉर्नर से कवर्ड है। तो टोटल डिस्टेंस माइनस कवर्ड डिस्टेंस दैट इज व्हाट, अनकवर्ड डिस्टेंस। और अनकवर्ड डिस्टेंस का आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के लिए अनकवर्ड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस आपको करना पड़ेगा। और RA, RB और RC का एज लेंथ A के साथ रिलेशनशिप आपको निकालना है। एक रिलेशनशिप तो आपको पता है, 4RC दैट इज इक्वल टू √2a। ये तो कहां से आ गया, FCC यूनिट सेल से आ गया, क्योंकि FCC यूनिट सेल में
जो फेस सेंटर का एटम है वो कॉर्नर के एटम से कनेक्टेड होता है, तो किसी भी फेस सेंटर का जो कोई भी जो फेस डायगोनल है उसका लेंथ कितना होता है, √2a मस्ट बी इक्वल टू r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो टोटल कितना हो जाता है 4r। और यहाँ पे जो अपने पास FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहा है उस एटम को आपने क्या बोला है, C एटम, तो 4rc दैट इज इक्वल टू √2a। एक रिलेशनशिप तो ये हो गया। A एटम अपने पास किसमें, टेट्राहेड्रल वॉइड में है, A एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो जो A एटम है और जिससे यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है C एटम, इन दोनों का रेडियस रेशियो कितना आना चाहिए, 0.225 एग्जैक्ट आना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिस्टोर्शन नहीं है। और RB ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये है। यहां से जिस यूनिट सेल, जो एटम यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहा है C एटम, इस एटम की रेडियस के साथ जो रेशियो आना चाहिए दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0.414। तो RA का रिलेशनशिप RC के साथ आ गया, RB का रिलेशनशिप RC के साथ आ गया, RC यहाँ पे रहने देना, A का रिलेशनशिप RC के साथ आ गया। तो इन टर्म्स ऑफ RC सारी वैल्यूज आप पुट कर लो, उसके बाद ये फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेना। अब ये फ्रैक्शन कितना आएगा, इसका फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्रैक्शन आएगा अपने पास 0.24, परसेंटेज में कितना आ सकता है 24। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी डायगोनल का जो लेंथ है इसका 24% लेंथ अनकवर्ड है, बाकी 76% लेंथ कवर्ड है। और किससे कवर्ड होगा, ड्यू टू एटम्स प्रेजेंट एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ड्यू टू एटम्स प्रेजेंट एट टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ड्यू टू एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। इन सभी से बॉडी डायगोनल का इतना लेंथ कवर हो जाएगा और 24% लेंथ है ये कवर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टोटल 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 6 क्वेश्चन और बाकी हैं। डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस A whose atoms are packed in CCP अरेंजमेंट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई सब्सटेंस A है जिससे कि FCC यूनिट सेल बन रहा है और इस सब्सटेंस A का डेंसिटी आपको दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। If B atoms occupy all tetrahedral voids and if all tetrahedral voids are occupied by B atoms, ठीक है, what is the density of resulting solid in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले अपने पास जो सॉलिड है इसमें केवल FCC यूनिट सेल में A एटम्स प्रेजेंट है, तो FCC यूनिट सेल में A एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे। इसके बाद इसने क्या किया, एक्स्ट्रा B एटम्स को प्लेस कर दिया टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एक्स्ट्रा एटम्स आपने प्लेस कर दिए तो यूनिट सेल के अंदर मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और फाइनल डेंसिटी क्या होगा ये आपको निकालना है। ये FCC यूनिट सेल है, इसमें एटम्स अपने पास A प्रेजेंट है, कहाँ पे है, कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे। इफेक्टिवली A अपने पास कितना प्रेजेंट होता है 4 FCC यूनिट सेल में। डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विच इज व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, मास बाई वॉल्यूम। तो मास कितना होता है, इफेक्टिवली जितना एटम्स प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाई एक एटम का मास और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। लेट अस से किसका वॉल्यूम V है, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू M। ए एटम्स का मास है 30 ग्राम पर मोल एन, ये इक्वेशन आपको दे रखा है। अब इसके बाद यहाँ पे जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना, उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एक्स्ट्रा B आपने फिट कर दिए, तो अब अपने पास डेंसिटी कितना होगा ये आपको निकालना है। डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ये जो यूनिट सेल इसका डिस्टोर्शन नहीं हुआ है, डिस्टोर्शन नहीं हुआ तो वॉल्यूम इसका सेम रहेगा, ठीक है। बताइए अब यहाँ पे A कितने प्रेजेंट होंगे 4 और B कितने प्रेजेंट होंगे 8, क्योंकि टोटल 8 कॉर्नर्स के आसपास √3a/4 डिस्टेंस पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे और हर किसी टेट्राहेड्रल वॉइड में B को आपने पटक दिया है। तो 8 अपने पास B है, 4 अपने पास A है। एक A का मास कितना होगा 30/N है, 30 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास। मोलर मास में Na का डिवाइड कर दोगे तो एक एटम का मास आ जाएगा और टोटल 4 A एटम्स प्रेजेंट है, टोटल 8 B एटम्स प्रेजेंट है और B एटम का मास आपको क्या दे रखा है 50 ग्राम पर मोल, तो 50 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई N। ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 520 हो गया टोटल, डिवाइडेड बाई NaV दैट इज डेंसिटी। Na इंटू V का वैल्यू कितना हो सकता है 4 इंटू 30, ये कितना हो गया 120, तो 52/12 और ये आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 4.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इंक्रीज हो गया। पहले जब A एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट थे तो इस क्रिस्टल लैटिस का जो डेंसिटी था दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अब यहाँ पे यूनिट सेल में एक्स्ट्रा B एटम्स प्लेस कर दिए तो एक यूनिट सेल के अंदर मास इंक्रीज हो गया, मास इंक्रीज होने से डेंसिटी इंक्रीज हो गया। फाइनल डेंसिटी कितना आ गया 4.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखो,
सिल्वर हैज एन एटॉमिक रेडियस ऑफ 144 पिकोमीटर। सिल्वर एटम का एटॉमिक रेडियस आपको दे रखा है एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। टू विच टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिल्वर बिलोंग्स? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एचसीपी यूनिट सेल। तो एचसीपी यूनिट सेल तो आप आंसर ऐसे ही हटा दो क्योंकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में ही आपसे पूछा है कि विच क्यूबिक यूनिट सेल डज सिल्वर बिलोंग। तो क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होना तो चाहिए। तो क्या हो सकता है अपने पास? सिंपल क्यूबिक आंसर हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है। सिल्वर की बात कर रहे हैं और सिल्वर एटम का जो रेडियस है इट इज गिवन एज 144 पिकोमीटर। डेंसिटी आपको कितना लाना है? 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अज्यूम करना पड़ेगा और तो कुछ अपने पास ऑप्शन है नहीं। सिंपल क्यूबिक अगर आपने अज्यूम किया है ना, आंसर अगर सही आ जाता है मतलब कि डेंसिटी अगर 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है सिंपल क्यूबिक अज्यूम करने के बाद, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और डेंसिटी अगर 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं आता है तो इसको हटा देना, फिर बीसीसी पे जाना। बताइए सिंपल क्यूबिक है तो एटम्स सिल्वर के कहाँ प्रेजेंट होंगे? केवल कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर्स पे ये जो एटम है ये एक दूसरे को टच करते हैं तो R प्लस R अपने कितना हो जाता है? A के बराबर। तो इस यूनिट सेल का जो एज लेंथ है A कितना हो जाएगा? 2R विच इज व्हाट? 288 पिकोमीटर हो जाएगा। ये आपको निकालना जरूरी है क्योंकि डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाई वॉल्यूम। तो इस यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको कब पता लग सकता है? यूनिट सेल क्यूबिक है, क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? A क्यूब। एज लेंथ A तो आपको निकालना पड़ेगा। बताइए मास कितना होता है? इफेक्टिवली इसके अंदर जितने सिल्वर एटम्स प्रेजेंट है, सिल्वर एटम्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होंगे? 1। और 1 सिल्वर एटम का मास कितना होता है? 108 ग्राम पर मोल होता है ना। तो 6.023 इंटू 10⁻23 का डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का मास आ जाएगा ग्राम में, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A क्यूब। A क्यूब अपने पास कितना हो गया? 288 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर से हमें क्या निकालना है? सेंटीमीटर में। तो 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। A क्यूब अपने पास टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल मास है। यहाँ से डेंसिटी कितना आना चाहिए? 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेट करके देख लेना, अगर ये 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तो अपना अजम्पशन सही हो जाएगा कि ये सिंपल क्यूबिक में क्रिस्टलाइज हो रहा है। और अगर गलत आता तो फिर बीसीसी में चेक करना, बीसीसी में गलत आता तो एफसीसी में चेक करना, एक में तो सही आएगा। तो यहाँ पे आंसर अपने पास क्या आएगा? एफसीसी यूनिट सेल। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। एक मेटल आपको दे रखा है, मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 क्यूबिक लैटिसेस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक सिंगल मेटल है जो अलग अलग यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज कर सकता है। एफसीसी यूनिट सेल में भी क्रिस्टलाइज कर सकता है, बीसीसी यूनिट सेल में भी क्रिस्टलाइज कर सकता है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ बीसीसी टू एफसीसी। तो रेशियो ऑफ डेंसिटी आपको बताना है। डेंसिटी अपने पास क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। बीसीसी में अगर क्रिस्टलाइज करेगा तो इफेक्टिवली 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे और एफसीसी में क्रिस्टलाइज करेगा तो इफेक्टिवली 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे। मतलब दोनों के केस में मास डिफरेंट होगा। उसके अलावा बीसीसी में अगर क्रिस्टलाइज करेगा ये एटम, तो जो भी अपने पास एटम की रेडियस है R और यूनिट सेल का जो एज लेंथ है A, इसमें कोई रिलेशनशिप आएगा? और अगर मान लो कि यही एटम एफसीसी में क्रिस्टलाइज करता है तो एटम का रेडियस तो फिक्स है ना, एटम तो सेम। लेकिन एफसीसी में क्रिस्टलाइज करेगा तो एफसीसी यूनिट सेल का जो एज लेंथ है A, ये क्या आएगा अपने पास? वेरिएबल, अलग आएगा या डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल और बीसीसी यूनिट सेल दोनों में ही एटम का जो रेडियस होता है R, इसका एज लेंथ A के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली एज लेंथ A अगर डिफरेंट आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिफरेंट। और दोनों में इफेक्टिवली एटम्स डिफरेंट प्रेजेंट होंगे तो मास भी क्या होगा बेटा? डिफरेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों के केस में मास और वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। मास और वॉल्यूम का जो रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। बीसीसी का डेंसिटी आप निकालो, एफसीसी का डेंसिटी निकालो और दोनों डेंसिटी का रेशो आपको रिपोर्ट करना है। तो देख लेते हैं, कोई भी एक एटम अज्यूम कर लेते हैं और लेट अस से कि उसका मास कितना हो गया? m ग्राम पर मोल। अब देखना बीसीसी की अगर बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिवली यहाँ पे कितना m एटम्स प्रेजेंट होंगे? 2। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय m बाई n है। m बाई n क्या हो गया?
मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिवली कितना एटम प्रेजेंट है, 2 एटम, तो टोटल मास यूनिट सेल में कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय m/n है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब, और यहाँ से r और a में रिलेशनशिप क्या आता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक बॉडी सेंटर पे एटम प्रेजेंट होता है, कॉर्नर के एटम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ये जो बॉडी सेंटर का एटम है डायगोनल, बॉडी डायगोनल के अलोन कॉर्नर के एटम से कनेक्टेड होता है। तो r r और यहाँ से कितना आ जाएगा 2r, 4r दैट इज इक्वल टू √3a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4r डिवाइडेड बाई √3 क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे इफेक्टिवली अपने पास कितना एटम्स प्रेजेंट होंगे 4, और एक एटम का मास कितना m/n है। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, यूनिट सेल में जो कंप्लीट मास प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा a क्यूब, और a और r में यहाँ पर रिलेशनशिप डिफरेंट होगा। यूनिट सेल आपने चेंज किया है तो एज लेंथ तो चेंज होगा, लेकिन सेम एटम से आप यूनिट सेल बना रहे हो तो एटम का जो रेडियस है वो तो फिक्स होगा। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अपने पास क्या होता है कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे, सारे फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फेस सेंटर के एटम है ये कॉर्नर के एटम से कनेक्टेड होते हैं। तो जहां से कनेक्टेड होते हैं वहीं से a और r में रिलेशनशिप आता है, r प्लस r, और यहाँ से कितना आएगा 2r। तो 4r दैट इज इक्वल टू फेस डायगोनल लेंथ विच इज व्हाट √2a। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4r बाई √2। तो 4r बाई √2, और इसका क्या करना है क्यूब। डेंसिटी ऑफ BCC डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ FCC कर लेना, जो भी रेशियो आता है वही आपके पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना था कि एटम आपको सेम दे रखा है तो उस एटम का मास सेम होगा, और एक एटम का मास सेम होगा, लेकिन BCC और FCC में इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होते हैं, तो टोटल मास भी कैसा होगा, डिफरेंट। एटम सेम है तो एटम का रेडियस सेम होगा, और इस एटम से अगर आप BCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हो या FCC यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हो तो दोनों में E और R का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। तो जो यूनिट सेल का एज लेंथ है ये भी डिफरेंट आएगा, एज लेंथ अगर डिफरेंट आएगा तो वॉल्यूम भी डिफरेंट आएगा, मास और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट आ रहा है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे पहले डेंसिटी का कैलकुलेशन किया, यहाँ पे डेंसिटी का कैलकुलेशन किया, दोनों डेंसिटी को डिवाइड करने से M और R की वैल्यू तो कट जाएगी, प्योरली एक न्यूमेरिकल नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 में हमें क्या दे रखा है, FCC unit cell, what fraction of edge is not covered by atoms? FCC unit cell में edge पे ध्यान देना है, तो ये भी कुछ ज़्यादा इजी है। FCC unit cell में edges पे जो atoms होते हैं ना वो एक दूसरे से connected नहीं होते, जैसे कि यहाँ देख लो। तो ये आपको ये निकालना है not covered। बताइए FCC unit cell में कौन से atoms covered होते हैं, सॉरी कौन से atoms connected होते हैं, फेस डायगोनल के अलोन। फेस डायगोनल के अलोन अपने पास √2a डिस्टेंस आता है फेस डायगोनल का, और एटम्स ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं, ये कॉर्नर और ये फेस सेंटर। तो r प्लस r प्लस r प्लस r, 4r दैट इज इक्वल टू √2a, ये रिलेशनशिप अपने पास होता ही है। आपको क्या निकालना है, ये फ्रैक्शन निकालना है किसी h के अलोन जो फ्रैक्शन बेसिकली कवर्ड नहीं है। तो h का लेंथ अपने पास कितना होता है a, और a में कितना कवर कर रखा है r प्लस r, 2r कवर कर रखा है, तो ये कितना हो गया नॉट कवर्ड। ठीक है, कैपिटल R बोल देता हूं। तो नॉट कवर्ड अपने पास कितना है a माइनस 2r, फ्रैक्शन निकालना है तो नॉट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल अपने पास कितना होता है a। ये फ्रैक्शन आप निकाल के दे दो। बताइए r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है √2a/4। तो 2 से ये 2 गया, √2 से √2 बार चला जाएगा, a से चला गया 1 माइनस 1/√2, तो ये कितना हो गया √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। दिस इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एज विच इज नॉट कवर्ड। एक एज के कॉर्नर पे ही एटम होते हैं, कॉर्नर के एटम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 2r, तो कितना डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है टोटल माइनस कवर्ड। टोटल अपने पास कितना डिस्टेंस होता है एज लेंथ a में से कितना कवर नहीं किया 2r, तो a माइनस 2r इज नॉट कवर्ड। फ्रैक्शन आपको निकालना है तो नॉट कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल। व्हाट इज नॉट कवर्ड, a माइनस 2r डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया a। ये फ्रैक्शन आपको निकाल के देना था, बहुत इजीली इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ पे शो होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट को और क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी अपने पास क्रिस्टल लैटिस है इसमें से कैटायंस और एनायंस मिसिंग हो जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड।
आयनिक सॉलिड में अपने पास क्या प्रेजेंट हो गए, कैटायंस और एनायंस। और कैसे याद रखते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ पे आता है, आयनिक सॉलिड्स में आता है। तो आयनिक सॉलिड्स में कैटायंस भी प्रेजेंट होता है, एनायंस भी प्रेजेंट होता है। कैटायंस और एनायंस अगर मिसिंग है तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। कैटायंस और एनायंस इक्वल नंबर में मिसिंग होनी चाहिए ताकि क्रिस्टल लैटिस का जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। और ये डिफेक्ट अपने पास कहाँ शो होता है, जहां पे कैटायंस और एनायंस का जो रेडियस है ना, ये रेडियस बेसिकली कंपेरेबल है, तो ये डिफेक्ट शो हो सकता है। कैटायंस और एनायंस की रेडियस में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो उस केस में इंटरस्टिशियल साइट्स बन जाता है। तो इंटरस्टिशियल साइट्स पे कैटायन या एनायन अगर मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ पे शो होता है, जहाँ पे कैटायंस और एनायंस की रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। और कैटायंस और एनायंस की रेडियस में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर वहाँ पे आयनिक सॉलिड में शॉर्ट की डिफेक्ट शो होता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट कौन शो करता है, जो फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड है, NaCl, KCl, CSCl। और कौन शो करता है, KGBr भी होता है बेटा। और फ्रैंकल डिफेक्ट कौन शो करता है, जैसा कि AgCl, AgBr, AgI, इस तरीके से। AgBr क्या करता है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट दोनों ही शो करता है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, CF2 नहीं है, ZnS नहीं है, AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की नहीं शो करता है। शॉर्ट की कौन शो करता है, सीजियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। एक एलिमेंट है हैज AB क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो कि AB टाइप में अरेंजमेंट हो रहा है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात ये कर रहा है। और AB स्ट्रक्चर से जब पैकिंग होता है तो HCP यूनिट सेल बनता है। और ABC टाइप पैकिंग से क्या बनता है, FCC यूनिट सेल। फिलहाल अपने पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, HCP यूनिट सेल बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, AB टाइप ऑफ पैकिंग है, HCP यूनिट सेल है। क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज 300 पिकोमीटर। तो जिन एटम से हम ये पैकिंग बना रहे हैं वो एटम अपने पास रेडियस है 300 पिकोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स। टू एडजेसेंट लेयर्स का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कौन सी यूनिट सेल बनती है बेटा, HCP यूनिट सेल बनती है ना। एक HCP यूनिट सेल ही मैं आपको बना के दिखा देता हूं, और उसमें जो लेयर्स है वो आपको अच्छे से दिख जाएंगी यूनिट सेल में। और टू एडजेसेंट लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसका एक फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए भी बोला था, तो उसी फॉर्मूले से ये डिस्टेंस आएगा। HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको HCP यूनिट सेल का जो हाइट है, इस हाइट का फॉर्मूला आपको बता रखा है। ये सब कनेक्टेड है, दिख नहीं पा रहा है आपको कनेक्टेड है, लेकिन है। दिस इज लेयर A, यहाँ पे लेयर B होगा और वापस से क्या आ जाएगा, लेयर A। लेयर A के वॉइड्स में लेयर A के वॉइड्स में B लेयर प्लेस्ड है, इसीलिए उसको B लेयर बोला गया है। और B लेयर के वॉइड्स में जब आपने वापस से एक लेयर प्लेस किया तो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से मैच करेगा, तो थर्ड लेयर को वापस से क्या बोलना पड़ेगा, लेयर A। AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। यहाँ से जो यूनिट सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, HCP यूनिट सेल। अब इस HCP यूनिट सेल में कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो सब आपको पता है। A और R का रिलेशनशिप क्या होता है वो भी आपको पता है। एक ये आपको बताते हैं कि ये दोनों अपने पास एडजेसेंट लेयर हो गया, तो लेयर के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हाइट का आधा है, और ये अपने पास कंप्लीट हाइट है इस HCP यूनिट सेल का। तो ये जो हाइट का आधा है, ये डिस्टेंस अपने पास कितना आता है, 2√2 डिवाइडेड बाई √3r। ये आता है हाइट का हाफ, और यही डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला है, 2√2 डिवाइडेड बाई √3r। इसका डेरिवेशन आप एक बार वापस से देख लेना लेक्चर में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस हाइट का जो हाफ है या इसका डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइट ऑफ HCP यूनिट सेल। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम आप बहुत इजीली और 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हो। HCP यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो भी अपने पास बेस है, बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस का एरिया तो आप बहुत इजीली निकाल लोगे, लेकिन ये हाइट निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हाइट अगर आपने एक बार निकाल लिया ना इसका, तो फॉर्मूला याद ही रखना है। फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, 2√2
r डिवाइडेड बाई √3, दिस इज द हाफ हाइट, तो इसको डबल कर दोगे तो ये कंप्लीट हाइट हो जाएगा। कंप्लीट हाइट हमें नहीं निकालना है, दो एडजेसेंट लेयर्स के बीच का जो हाइट है मतलब कि हाफ हाइट आपको निकाल के देना है। तो यहाँ पे ये जो PT7 पेपर है ये हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। जैसा मैंने बताया था कि बहुत ही मॉडरेट लेवल पे ये क्वेश्चन पेपर है। केवल अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल अच्छे से पढ़ा है, पॉलीमर अच्छे से पढ़ा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर पढ़ा है अच्छे से, क्या केवल अगर पढ़ा भी है ना, तो उसमें भी फिर आप इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट रखो। सिलेबस अगर कंप्लीट होगा तो ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ज़्यादा अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। बाकी पेपर का लेवल हमेशा ऐसा ही होगा। जेईई मेन में भी एग्जैक्टली इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ईजी टू मॉडरेट लेवल पे ही सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट रखना है ताकि अपना स्कोर बहुत अच्छा आ पाए। तो ये इस PT7 का कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है।